हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं बजट। तो आखिर जानेंगे ये बजट होता क्या है, किसको बजट बोलेंगे और हमारे भारत में किस किस प्रकार से बजट प्रेजेंट किया जाता है और उस क्या होता है क्या नहीं करके। तो आइए चलते हैं। तो जैसे नाम से लग रहा है बजट, तो ये आखिर ये जो वर्ड है वो होता क्या है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, और जानेंगे कि आखिर एक्चुअल में हम लोग जैसे सुनते होंगे घर में भी कि देखो बजट कम है ज्यादा है, तो समझते हैं क्या होता है। हमारी सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। तो सरकार को कुछ रेवेन्यू मिलता है, तो सरकार क्या करती है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करने के लिए सरकार को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट करती है। तो एक प्रकार से क्या करेगी सरकार, वहां पर एजप्शन करेगी कि हमें आने वाले साल में क्या करना है, इतना इतना खर्चा करना पड़ सकता है। तो एक प्रकार से एजप्शन करेगी, और एक ये क्या रहती है, एक एस्टिमेट अमाउंट रहती है जो सरकार को देश चलाने के लिए खर्चा करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो बजट क्या होगा, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, जो हमारा क्या रहता है, रिसिप्ट, हमको जहां जहां से पैसा मिला रहता है, एंड एक्सपेंडिचर, और जहां जहां पर हम खर्चा करने वाले रहते हैं। जितना हमें पैसा मिलेगा उतना ही खर्चा करेंगे, ज्यादा करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, वो आगे जानेंगे। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंड। तो देखते हैं आखिर बजट मतलब क्या होता है। हम एस्टिमेट वैल्यू क्या करते हैं, एजप्शन करते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाँ, क्या हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द डिफाइन किया गया है क्या? नहीं। आइए जानते हैं क्या। तो बजट ये रहेगा जहां पर हम क्या करेंगे, कोई इनकम टैक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या अलग अलग सेक्टर में हमें जो खर्चा करना होता है उसके बारे में एक अनुमानित वैल्यू लगाए रहते हैं। तो कभी भी सरकार को बजट में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करती है, हमारे पार्लियामेंट से एक बिल पास करना पड़ता है जहां से उसे अप्रूवल मिलता है बजट के लिए। तो ये हमारे जहां पर आपको क्या मिलेंगे, लोकसभा मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, एक राज्यसभा मिलेगा। तो यहां से सर बिल पास करना पड़ता है, वो समझते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं। हाँ, क्या होता है, किसी भी देश में बजट पेश करने के लिए कुछ संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं। तो हमारे भारत में भी क्या बनाए गए, नियम कानून बनाए गए हैं। हाँ, तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द क्या है, डिराइव नहीं है। इसके बदले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112, तो संविधान में 112 है जहां पर क्या बताया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। तो कहीं भी हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं आया। तो फिर ये बजट शब्द आया कहां से? तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का जो पहला बजट है वो इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर ने 1733, उनका नाम था
रॉबर्ट वॉलपॉल, उन्होंने दुनिया का पहला बजट प्रेजेंट किया। तो जब पहले के जमाने में बजट प्रेजेंट करते थे तो जो भी डॉक्यूमेंट होते थे वो लोग एक ब्रीफकेस में लेके आते थे। तो ये क्या होता था, एक लेदर बैग होता था, चमड़े का थैला होता था, जिसको एक फ्रेंच वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड में क्या बोलते हैं उसको, बुजुटी बोलते हैं। तो हम लोग भी क्या करते थे अपने देश में, जब बजट प्रेजेंट किए तो जो डॉक्यूमेंट होता था वो एक लेदर बैग में लेके आते थे। तो वही से बुजुटी से क्या निकल गया, हमारा बजट शब्द निकल गया। बट हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं है, उसके बदले क्या दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि बजट आखिर प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, कौन इसके बारे में बनाता है, कौन उसके बारे में देखता है। तो बजट के लिए क्या होते हैं, हमारे देश के क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है। और बजट को प्रेजेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट से क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कौन है, हमारी माननीय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ये क्या करते हैं, इनको बजट प्रेजेंट करने से पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, इनके अप्रूवल के बाद हम लोग बजट प्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे भारत के क्या है, माननीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जी है, निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा क्या किया जाता है, बजट, मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा उनके द्वारा बजट प्रेजेंट किया जाता है। अब बजट में क्या होता है, कुछ सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है। किससे परमिशन लेनी पड़ती है, तो सरकार को क्या करनी पड़ती है, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट की जब बात करें तो जो पार्लियामेंट होता है 3 लोगों से मिलकर बना होता है। एक हो जाएगा लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और थर्ड होता है प्रेसिडेंट। तो चूंकि हम बजट में क्या करते हैं, बजट प्रेजेंट करने से पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन ले लेते हैं। उसके बाद बिल कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, बाद में राष्ट्रपति जी के द्वारा इसमें साइन कर दिया जाता है। तो एक इसका प्रोसीजर होता है। तो हमारे भारत में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट देखने मिलेंगे। और एक डिपार्टमेंट देखने मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा क्या किया जाता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है। अब ये पहले तो प्रिपेयर किया जाएगा। तो शुरुआत में जो भारत का जो पहला बजट प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था 1860। तो 1860 में 18 फरवरी को ये थे इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम था जेम्स विल्सन। इनके द्वारा भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया गया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन बजट भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो भारत का पहला बजट इन्होंने किया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था हमारे भारत में। अब क्या हुआ, जब ये बजट प्रेजेंट करने गए थे तो हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग पैसा मांगते हैं कि भाई पार्लियामेंट में जितना भी सरकार के पास क्या होता है, संचित निधि या फिर कंटेंजेंसी फंड में क्या होता है, पैसा होता है, हमको यहाँ से पैसा निकालने के लिए अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो अब क्या होता है, तो हम जो भी फाइनेंशियल ईयर रहता है उससे कुछ सप्ताह पहले या महीनों पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट से परमिशन लेते हैं। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पहले क्या होता था, फरवरी के आखिरी वर्किंग डे या फिर मार्च के फर्स्ट में हम क्या करते थे, अपना बजट प्रेजेंट करते थे टिल 2017 तक। अब सरकार क्या करेगी, पहले लोकसभा जाएगी, राज्यसभा में जाएगी और परमिशन मिलते मिलते क्या लगता समय हो जाता था। कितना समय होता था, करीबन 75 दिन के अंदर हमारा परमिशन मिल जाना चाहिए। बट सरकार को 40-45 दिन के अंदर परमिशन मिल जाती थी और सबके पास मिनिस्ट्री के हाथ में पैसा आते आते हमें समय लग जाता था करीबन 40-45 दिन का, और हाथ में आते आते हमारे 1 मई तक हो जाता था। तो हमारा 1 महीना बर्बाद हो रहा था। तो ये है हमारे भारत के क्या है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम है आर.के. षणमुगम चेट्टी जी। तो ये भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया। तो शुरुआत में क्या होता था, जब बजट हम लोग प्रेजेंट करते थे वो फरवरी के आखिरी या मार्च में करते थे। बट इससे क्या होता था, पैसा मिलने में हमें देरी मिलती थी और फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरुआत हो जाता था।
इसीलिए 2017 में उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी। उनके द्वारा क्या किया था, डिसाइड किया गया था कि जो बजट है वो क्या करेंगे हम लोग 1 महीना पहले करेंगे। तो अब से क्या होता है, जो बजट होता है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। और इससे फायदा क्या मिल जाता है कि जब हम 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ से परमिशन मिलते मिलते कितना दिन लग जाएगा, और साइन होते होते 40 से 45 दिन, और 1 अप्रैल के हाथ शुरू होते होते सबके हाथ में पैसा आ जाता था। तो ये हमारा क्या था, एक प्रोसीजर हुआ करता है। अब सेम प्रोसीजर अभी भी हमारा फॉलो होगा। हाँ, तो ये है भारत के सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करने वाले कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। आगे जाके क्या बनेंगे, वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो 10 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो मतलब बने हैं, जहां पर उन्होंने भारत का इंडियन बजट प्रेजेंट किया। ये है भारत की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने क्या किया था, यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्रधानमंत्री थी तो मोरारजी देसाई से क्या हुआ, अनबन होने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जाके क्या किया था, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था 1969 में। तो ये क्या थे, भारत के फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। अब कोई क्वेश्चन पूछे हु वाज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट यूनियन बजट, तो आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। बट ये क्या थे, कुछ टेम्पररी बेसिस पे थे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, साथ में एज ए क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। बट जब हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो वो क्या थी, 2019 में इन्होंने जब भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया तो क्या बनी, वो फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी और साथ में इन्होंने किसी भी प्रकार का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह कोई पद भी ग्रहण नहीं किया था। तो कोई पूछे फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो नाम आ जाएगा निर्मला सीतारमण जी का। तो 2019 में प्रेजेंट किया, 2020, 2021, 2022, 2023। उम्मीद है कि 2024 का भी क्या करेंगे, यही बजट प्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा इनका बजट। तो अब क्या होता है कि हम लोग एक समय डिसाइड कर दिए कि साल का हमारा क्या होने वाला है, 1 फरवरी। पहले 1 फरवरी से पहले हम राष्ट्रपति जी से परमिशन ले लेंगे। राष्ट्रपति जी का क्या होता है, भाषण होता है। तो उनके भाषण के साथ ही क्या हो जाता है, हमारा पार्लियामेंट का सेशन शुरुआत हो जाता है, जहां पर वो सरकार की पिछली उपलब्धियां जो भी रही है उसको बताया जाता है। हाँ, तो क्या होता है, जिस दिन हमारा बजट प्रेजेंट होने वाला रहता है उसके एक दिन पहले, यदि कोई वर्किंग डे, कोई ऑफ ना हो, सैटरडे संडे ना हो, तो वर्किंग डे पहले क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है। अब पूछेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो जिस प्रकार से बजट में क्या करते हैं हम आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करने के लिए पैसा मांगते हैं, तो पिछले साल का जो हमें हिसाब किताब बताना होता है वो बताते हैं इकोनॉमिक सर्वे। जैसे आपने घर में देखा होगा कि कभी कभार कोई दिवाली आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, तो मम्मी क्या करती है, पापा से पैसा मांगती है। तो पापा बोलेंगे इस बार का बजट थोड़ा टाइट है, कम है, ज्यादा है, सोच समझ के संभल के करना, खर्चा करना। फिर पैसा मम्मी को मिल जाता है, फिर वो पूछेंगे कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने वाले, तो बताओ क्या क्या खर्चा करने वाले हैं। तो वो बोलेंगे साड़ी लेने वाली है, वो कपड़ा लेने वाली है, सब्जी लेने वाले, बच्चों के लिए कपड़ा लेना है, आपके लिए कपड़े लेने हैं। इस प्रकार से जो भी अपना क्या करेगी वो हिसाब किताब बताते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, पापा क्या कर देते, उनसे दबी आवाज में पूछ लेते कि बताइए मैंने पिछले महीने भी आपको 10,000 रुपये दिया था, उसका हिसाब किताब बताओ। तो जो मम्मी हिसाब किताब बताती है वही एक प्रकार से क्या है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट से एक दिन पहले जब सरकार पिछले साल का हिसाब किताब बताती है,
उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे भी क्या होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में क्या होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया बजट की थोड़ी रूपरेखा। अब क्या होता है, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहाँ दिया जाता है, लोकसभा। लोकसभा में क्यों, बिकॉज ये क्या कहलाता है, हमारा लोअर हाउस कहलाता है, ग्रीन हाउस कहलाता है, और जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, आपको लोकसभा में मिलेंगे। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगी, सरकार के पास एक फंड होता है कंटिजेंसी बोल के, इस फंड में क्या, सॉरी कंटिजेंसी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड, एक संचित निधि होती है जहां पर लोगों के द्वारा दिया गया पैसा टैक्स के रूप में या अलग अलग फॉर्म में सरकार के पास पैसा जमा होता है, और यहाँ से पैसा निकालने के लिए सरकार बिल लाती है, और बिल पास करने के बाद क्या मिल जाता है, वो बजट हो जाता है। तो पहले माननीय निर्मला सीतारमण जी कहाँ जाएगी, लोकसभा जाएगी बिल प्रेजेंट करने के लिए। फिर लोकसभा में क्या होता है, वो भाषण देती है, उसके बाद वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग करने के बाद क्या करते हैं, बिल को पास कर देते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, इसको अपन अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ पर वोटिंग होती है और बिल पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जी इसमें साइन कर देती है, और सरकार क्या करेगी, यहाँ से पैसा निकाल लेगी आने वाले साल में खर्चा करने के लिए। इस पूरे प्रोसीजर में करीबन 75 डेज का समय लगना चाहिए। यदि ज़्यादा समय लग गया तो क्या होता है, बिल फेल हो जाता है। और 1947 से लेकर 2023 के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने जो बिल प्रेजेंट किया वो कभी फेल नहीं हुआ है। सरकार परमिशन दे देती है बिकॉज सिंपल मेजोरिटी लगती है। अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो पैसा मांगती है उसके लिए क्या होता है, एक चार्ट डिफाइन है कि कहाँ कहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, वो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, सरकार के कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा कि हमने क्या कर दिया, बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, और यही हमें समझना है पूरा सरकार की रूपरेखा कि आखिर ये होता क्या है बोल के। तो बजट को समझेंगे तो देखिए, बजट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू को हिंदी में लिखेंगे राजस्व बजट, कैपिटल को लिखेंगे हम लोग पूंजीगत बजट। तो जब कैपिटल की बात करें तो ऐसा लगता है कोई लॉन्ग टर्म की बात करे, और रेवेन्यू की बात करते तो लगता है शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए विराट कोहली को अपने लिए एक कार खरीदनी है, तो जब वो कार खरीद रहा है तो वो कैसा होगा, वो लंबे समय तक चलने वाला होगा, तो जिसका टाइम पीरियड जो लंबा समय तक रहता है किसमें आ जाएगा, कैपिटल के लिए। बट मान लो इसे पानी मंगाना है फ्रांस से अपने लिए, कोई फूड ऑर्डर करना है, हेल्दी फूड, आजकल तो क्या होता है प्रोटीन बेस्ड फूड भी वो खा रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, फूड हो गया जो रेवेन्यू बेस पे, दूध दही मक्खन सब्जी लेते हैं अपन, लेकिन जो रेगुलर बेसिस में कि पानी का बिल देना है, सैलरी देनी है मंथली, जो रेगुलर बेसिस पे फिक्स होते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे रेवेन्यू में। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है वो सब किस में आ जाएंगे, कैपिटल में। तो रेवेन्यू मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। अब रेवेन्यू बजट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है, सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है और सरकार को कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो अपन वो बोलेंगे। देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने मिलेगा रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर सेम कैपिटल रिसिप्ट की सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलने वाला है और सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको 2 चीज देखने मिलेगा, एक होता है टैक्स, दूसरा होता है नॉन टैक्स, कि जहां सरकार लोगों पर टैक्स लगाती है और टैक्स के हिसाब से लोगों को पैसा पे करना पड़ता है। दूसरा क्या देखने मिलेगा, प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जहां सरकार क्या करती है, कोई प्लान करके एक्सपेंडिचर करती है, और जहां पर सरकार प्लान नहीं करना पड़ता है
वो समझेंगे। सेम इसी प्रकार से क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ से पैसा आता है, और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कोई सरकार प्लान करेंगे तो खर्चा होगा, और जहाँ प्लान नहीं करेंगे तो वो खर्चा कैसे होगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं रेवेन्यू बजट। अब रेवेन्यू बजट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब देखते हैं टैक्स। टैक्स भी आपको दो प्रकार का देखने मिलेगा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब लाइन वाइज समझते हैं टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे पहला मिलेगा वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद आपने सुना होगा कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद जैसे आपने देखा होगा कि सरकार क्या लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाती है, या फिर पहले हुआ करता था हमारा एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था। अब इसको समझते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखिए, रेवेन्यू रिसीव मतलब सरकार को कहां कहां से रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है। तो एक क्या होती है, सरकार लोगों पे क्या लगाती है, कर लगाती है उनके खर्चों के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। और दूसरा, सरकार जहां पर टैक्स नहीं लगाती फिर भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं प्रकार से सरकार को पैसा देते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको इनकम टैक्स। वो समझते हैं इनकम टैक्स आखिर होता क्या। अब देखिए, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में उन्हीं चीजों को लिया जाता है जहां सरकार के द्वारा सीधा आप पे लगाया जाता है और आपको ही पे करना पड़े तो क्या लगाया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और मान लो सरकार अगर किसी वस्तु या किसी और चीज पे लगाएगी बट जब आप यूज करोगे तब आपको पे करना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें भी देख लेंगे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आजकल जो सबसे फेमस है वो क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आपको देखने मिलेगा, जैसे आपने सुना होगा सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, ये सब आपको इसमें देखने मिल जाएगी। तो समझते लाइन वाइज आते हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स में क्या होता है कि सरकार आपके इनकम पे पैसा लगाती है, जितना आप साल भर में पैसा कमाते हो उसके बेसिस पे क्या देना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स। वो कैसे काम करता है, पहले क्या होता था, यदि आपकी इनकम साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती थी तो आपके इनकम पे क्या देना पड़ता था, सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था। अब उस टैक्स में क्या होते हैं, अलग अलग स्लैब होते हैं, पहले होते थे। फिर सरकार ने क्या कर दिया, इसकी लिमिट क्या कर दी, बढ़ा दी। कितना कर दिया, 2.5 लाख से क्या कर दिया, 5 लाख। कि यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तभी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इससे कम रहेगा तो किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और पिछले साल सरकार ने क्या कर दिया, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 7 लाख। तो 7 लाख से ऊपर की इनकम पे क्या लगेगा, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम कितनी है, 6,99,000, तो आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट आपकी इनकम 7 लाख हो गई या उससे ज्यादा हो गई तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, पे
पे को करना पड़ेगा। उसमें सरकार क्या करती है, अलग अलग स्लैब बनाती है कि भाई 5%, 10%, 15% उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर होती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बट यदि मान लो अब इनकम टैक्स के बाद सरकार ने क्या लगाया, आप पे सरचार्ज भी लगाया। सरचार्ज के बाद क्या हो जाता है, सेस। तो सेस क्या होती है, ये 4% क्या होती है, सरकार इनकम टैक्स पे करने वालों को या अलग अलग जगह एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे सरकार पैसा लेती है। एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे क्या करती है सरकार, पैसा लेती है। अब सेस कितना है, 4%। तो मान लो आपका जो इनकम टैक्स आपको पे करने बोला गया है 3 लाख रुपया, तो 3 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 12,000। तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, 12,000 रुपया सेस के रूप में देना पड़ेगा। और जो सरकार लेगी 12,000 रुपया, वो केवल किस में खर्चा करेगी, एजुकेशन और हेल्थ में। सरचार्ज क्या होता है, यदि मान लो आपको इनकम टैक्स पे करते समय 50 लाख से ज्यादा की आपको इनकम ज्यादा हो रही है जनरेट, और 1 करोड़ तक हो रही है, उसके हिसाब से वो आपको क्या होता है 10%, 15%, और मैक्सिमम जो सरचार्ज की लिमिट होती है वो 25%। मतलब यदि किसी की इनकम ज्यादा है, 50 लाख से ऊपर की ज्यादा हो रही है इनकम टैक्स पे करते समय, तो उनके लिए लगाया गया। तो जितना ज्यादा इनकम रहेगी सरकार उतना टैक्स लगाती है। मान लो किसी की कितनी है, 1 करोड़ किसी ने केबीसी में जीत गया, तो उसके बाद उसको सरचार्ज देना पड़ेगा जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से। मान लो किसी ने क्या कर दिया, 50,000 रुपए कर दिया, सरचार्ज के रूप में पे कर दिया। अब देखिएगा, मान लेते कोई ईशान किशन केबीसी खेलने गए थे, तो इनको इनकम टैक्स पे करना बोला गया, तो वहां पर उन्होंने इनकम के रूप में भी पैसा पे किया सरकार को। मान लो उन्होंने वहां पर 10 लाख रुपए सरकार को इनकम टैक्स पे कर दिया, सरचार्ज कितना कर दिया, 50,000, और सेस कितना कर दिया, 12,000, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए वो रहते कहाँ पर है, झारखंड, मुंबई, स्टेट गवर्नमेंट, बट पैसा कलेक्ट कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगा तो ये पूरा पैसा वसूलेगा। अब जब पूरा पैसा वसूलेगा तो क्या करेगा, उसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स वसूलती है तो इनकम टैक्स में कमाया गया पैसा ही राज्यों के साथ शेयर करेगी। सरचार्ज और सेस में कमाया गया पैसा राज्यों के साथ शेयर नहीं करती। तो याद रखिएगा, इनकम टैक्स का ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करेगी, बाकी सरचार्ज और सेस का नहीं करते। अब मान लीजिए सरचार्ज में जो पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहीं भी यूज कर सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सेस में क्या होता है, जिस काम के लिए पैसा खर्चा ये मांगी है उसी काम में खर्चा करेगी, कहीं और नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स क्या होता है, जहां पर सरकार आपकी इनकम के बेस पे पैसा लगाती है और आपको ही पेमेंट करना पड़ता है, वो हो गया इनकम टैक्स। सरचार्ज और सेस भी वसूलेगी, अभी सेस कितना है, 4%, और सरचार्ज सेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट शेयर नहीं करेगी। सरचार्ज में जो पैसा मिला कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट सेस में ऐसा नहीं है। ओके, इनकम टैक्स के बाद देख लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको पता है कि हमारे भारत में 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाली क्या होती है, बड़ी कंपनी होती है, लार्ज कंपनी, उन पे क्या लगाया जाता है, सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। अब कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो यही पे अपन लिख लेते हैं, 2 प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। एक होती है इंडियन गवर्नमेंट पे, सॉरी इंडियन कंपनी पे, और एक होती है फॉरेन कंपनी पे। तो फॉरेन कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी को उनको जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाते, जितना वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, हाँ, तो उस प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा, 40% सरकार को देना पड़ेगा। मान लो एक फेसबुक कंपनी है जो भारत में कितना पैसा प्रॉफिट कमाई है, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का 40% मतलब कितना हो गया, 400 करोड़। तो 400 का कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। बट इंडियन कंपनी के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इंडियन कंपनी पे करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अलग रहता है, डोमेस्टिक सर्विस कंपनी के लिए अलग रहता है।
तो कहीं पर 17.16% मिलेगा, कहीं पर 25 अराउंड समथिंग मिलेगा। तो इंडियन कंपनी पे क्या होता है, अलग अलग कॉर्पोरेशन टैक्स देखने मिलेगा। तो इनकम टैक्स क्या होता है, आपकी इनकम पे लगता है, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों पे जिनका टर्नओवर कितना 250 करोड़ से ज्यादा के लिए। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन और वन टैक्स भी बोलते हैं। इसको लाया गया था 1 जुलाई 2017 में। एग्जाम्पल समझते हैं। पहले क्या होता था, मान लेते हल्दीराम कंपनी है अपने महाराष्ट्र नागपुर में। अब हल्दीराम कंपनी यहाँ पर है, तो ये मान लेते हैं हल्दीराम का जो कोई मिठाई आ रहा है ऑरेंज बर्फी बोल के, उसकी प्राइस कितनी है 500 रुपया। तो बिफोर जीएसटी क्या होता था कि पहले यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे कह लेगी सेल्स टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स बोलते थे उसको। मान लो उसने कितना ले लिया, इस पर 10% सेल्स टैक्स लग दिया, तो इसकी कीमत कितनी हो गई 550 रुपया। तो महाराष्ट्र में जो ऑरेंज बर्फी मिलेगी वो कितने की मिलेगी 550 रुपया। उसके बाद मान लो ये जो बर्फी है वो कहाँ गई, गुजरात। तो गुजरात की गवर्नमेंट क्या लगा लेगी 10% टैक्स। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, 55 रुपए और बढ़ गई। तो 550 प्लस 55 कितना हो गया उसका प्राइस 605। मान लो उसके बाद गुजरात के बाद गोवा जा रही है, कर्नाटक जा रही है, अलग अलग, तो वहां किस तरह का थी, अलग अलग टैक्स लगाती थी। इसका मतलब ये हल्दीराम की बर्फी यहाँ पर अलग मिल रही है, गुजरात में महंगी, और ऐसे करके प्राइस बढ़ती थी। तो वैसे में सरकार ने बोला इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एक काम करते, जिस जगह ये मिल रहा है वही के हिसाब से क्या लगाते हैं, इस पे जो गुड्स रहेगा उस पे इसका प्राइस लगाते हैं। तो अब क्या होता है, हल्दीराम की मिक्सचर यहाँ बनी या बिस्किट जो भी बनी, अब जीएसटी में क्या होता है, अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, और एक 0% का भी टैक्स होता है, लेकिन वो स्लैब के तहत भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी किसी वस्तु पे 0% टैक्स भी लगेगा। कुछ चीजें क्या होती है जीएसटी के बाहर भी देखने मिलती है। तो क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है अपने पास रखती है। स्टेट जीएसटी होता है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है और राज्यों को देती है। आईजीएसटी होता है जहां पर क्या होता है, इंटर गवर्नमेंट होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी और दो राज्यों के बीच में बांट देगी। और लास्ट में होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है। तो मान लीजिए हल्दीराम के बिस्किट में कितना लग रहा है, 12% क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो 500 रुपए का 12% कितना हो गया, 12 पंचे 60 रुपए, तो कितने का मिलेगा 560। तो चाहे वो महाराष्ट्र में बिके या फिर गुजरात में या कर्नाटक में, सब जगह कितने मिलेगा 560 रुपए में। तो जीएसटी क्या लाया गया हमारा, वन नेशन वन टैक्स लाया। तो ये अच्छा है, सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो रहा है। बट इसमें क्या होता है, जो हल्दीराम का पैकेट लेगा उस पे ही पे करना पड़ेगा, यदि नहीं ले रहा है तो नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोला गया, इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है, चाहे अमीर इंसान हो या फिर गरीब इंसान हो। बट इनकम टैक्स बहुत अच्छा है कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसी को पे करना पड़ेगा, जिसकी कम है उसको नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब इनकम टैक्स देख लिए, जीएसटी देख लिए, कॉर्पोरेशन टैक्स देख लिए। अब कस्टम ड्यूटी, तो आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे भारत की बाउंड्री में एंटर करते रहता है तो वहां पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, सीमा शुल्क, तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो आप जो भी सामान लेके आओगे महंगे महंगे, तो उसके हिसाब से आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इतने सारे तरीके हैं। उसके बाद आपने शायद ये भी सुना होगा कि आप जिस घर में रहते हो तो आपको म्युनिसिपैलिटी के द्वारा हर साल प्रॉपर्टी टैक्स पे करनी पड़ती है कि नहीं। तो वो भी अपना किस में आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के तहत आ जाएगा। एक आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी के बारे में, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है किसके तहत, इनडायरेक्ट टैक्स के तहत। तो रेवेन्यू बजट में अपन ने क्या देख लिया, रेवेन्यू रिसीव, जहां पर टैक्स रेवेन्यू रिसीव देखा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा होता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव। नॉन टैक्स जहां पर सरकार टैक्स नहीं लगाती बट आपको पे करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, सरकार ने कुछ
किसी पे फाइन लगा दिया, पेनाल्टी लगा ली, किसी पार्किंग फीस, किताब का फीस, मार्केटिंग ब्रांडिंग का फीस ले लिया। उसके बाद सरकार की कोई कंपनी है तो वहां से प्रॉफिट आ रहा है। सरकार ने किसी कंट्री को लोन दिया, कंपनी को लोन दिया, तो वहां से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ ठीक है। या फिर कोई बाहर से पैसा आता है सरकार को एज ए गिफ्ट के रूप में, तो ये सब आते हैं। तो नॉन टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसने अपना कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, कोई पुलिस वाले ने पेनल्टी लगाया है, जजेस ने, कोई हाई कोर्ट ने पेनल्टी लगाया है, जो आप गलती करते हो पनिशमेंट के रूप में, तो वहां से सरकार को जो पैसा मिलता है वो किसमें आ जाएगा, नॉन टैक्स। मान लो कोई आप घूमने गए तो पार्किंग फीस, एंट्री फीस, सरकार ने कोई मैगजीन छापा है, कोई बुक छापा है, उसकी जो फीस रहेगी। मान लो सरकार की ओएनजीसी है, एसबीआई है, भेल है, तो वहां से जो प्रॉफिट कमाएगी वो मिलेगा। सरकार ने मान लो श्रीलंका को लोन दिया, बांग्लादेश को लोन दिया, पाकिस्तान को लोन दे दिया, तो वो हर साल जो महीने में भेजते रहेंगे, हर महीने आता है वो इंटरेस्ट हो गया। मान लो कोई फॉरेन से व्यक्ति हो गया, विजय माल्या, तो चलो इंडियन हो गया, कोई मान लेते हैं हाँ लियोन मेसी हो गया, जो भारत में कुछ ना कुछ पैसा भेज रहा है फुटबॉलर के लिए, तो एज गिफ्ट के रूप में आ जाता है वो। ओके, तो ये सब किस में आ जाएंगे, सरकार यहाँ पर टैक्स लगा रही है किसी पर नहीं, बट आप किसी न किसी कारण से सरकार को पेमेंट कर देते हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव। अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव, अपना ये हो गया। तो ये था हमारा रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ। नॉन टैक्स इसमें देखा था हमने टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स देख लिया, और इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी देख लिया, और नॉन टैक्स में अपन ने देख लिया कि फीस कहाँ लगती है, फाइन्स क्या लगती है। अब देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी तक हमने क्या देखा, सरकार को कहां कहां से पैसा मिल रहा था। अब जानते सरकार को पैसा कहां कहां खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें भी क्या होता है, सरकार कुछ प्लानिंग करती है और कुछ प्लानिंग नहीं करती। जैसे मान लो सरकार ने बोला कि हमें सैलरी देनी है इतनी, इतनी पेंशन देनी है, तो ये सब किस में आ जाता है, मतलब सरकार कोई प्लानिंग करती है कि हमें इस साल इस कंपनी को बनाना है, इतना हथियार लेना है, तो जहाँ सरकार प्लान करके खर्चा करती है कि इतना कंस्ट्रक्शन में देना है। और कुछ कुछ क्या होता है जो सरकार क्या करती है, नॉन प्लान करती है कि भाई अचानक से पेमेंट आ गया, या फिर कोई हमको पेंशन बढ़ा दी है, किसी का स्कॉलरशिप बढ़ा दी है, सैलरी हो गई, इसके हिसाब से हमें करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। ये सरकार की मान लो कोई स्कीम्स हो गई, सरकार ने सब्सिडीज दे दी किसी को, ये फिर अपने डिफेंस में जो हम लोग खर्चा करते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। मान लो हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन लिया होगा, तो उन्हें हर साल क्या कर रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे, तो वो भी किस में आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। तो जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लिए क्या है, सैलरी देना पड़ता है, पेंशन देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी करना पड़ता है, हमको किस में आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आ जाएगा। सरकार क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है, ये सब भी किस में आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आ जाएगा। तो जहाँ सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है, डिफेंस में खर्चा करेगी, हमें जो लोन मिला है उसका इंटरेस्ट दे रही है, सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, सब किस में आ जाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में मिल जाएगा। अब आते हैं कैपिटल बजट के तरफ। तो कैपिटल बजट में क्या मिलेगा, कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो चलते हैं आगे। तो ये है कैपिटल बजट जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। उसमें मिलेगा कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव में देख लेते हैं। कैपिटल रिसीव में आता है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, फॉरेन एड और ग्रांट, डिसइन्वेस्टमेंट।
एक एक करके सबको समझते हैं। अब क्या बोला गया है, पहला समझते बोरिंग, और इसी में आपको समझ जाएंगे फॉरेन ग्रांट और एड। ऑलमोस्ट तीनों में एक जैसे सिमिलरिटी होती है, समझेंगे क्या होता है। मान लेते हैं पिछले साल तुर्की में बहुत बड़ा क्या आया था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक, जिससे क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। तो अब तुर्की लिखते हैं। अब दो प्रकार हो सकता है, या तो जब मुसीबत की घड़ी में आया हो तो या तो उसने क्या किया होगा, वर्ल्ड बैंक, IMF, USA, इंडिया से बोला होगा कि मुझे लोन दे दो $1000 बिलियन का या फिर $100 बिलियन का, मुझे अपने देश में जाना है। तो कोई भी कंट्री ने फ्री में लोन देगी क्या, नहीं। क्या लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी, 2-3% जो भी इंटरेस्ट लगाएगी उसके हिसाब से जो लोन मिलता है क्या कहलाएगा, हमारा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद सामने से चल के आ रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे बहुत सारे देशों ने, खासकर से जो सबसे पहला देश आया था वो आया था भारत। तो भारत ने क्या बोला, हम सामने से क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे। अब भारत ने दो प्रकार से हेल्प किया, तो फॉरेन ग्रांट और फॉरेन नेट। तो फॉरेन ग्रांट के तहत क्या होता है, हमने तुर्की को बोला होगा ठीक है, हम आपको क्या देने वाले हैं, $100 बिलियन अभी देने वाले हैं, आपकी सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है, लोगों की मदद करनी है, ये पैसा रख लीजिए, बट जब आपके पास आएगा पैसा तो धीरे धीरे आप हमें दे दीजिएगा। 100 बिलियन के बदले कितना दे देना, उसमें 1% इंटरेस्ट या फिर मात्रा का 0.10% या 0.50% के हिसाब से हमें रिटर्न कर देना। ये क्या कहलाता है, फॉरेन ग्रांट। बट सरकार ने बोलते अपना हौसला दिखाया, बोला कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आपको जो भी मेडिसिन चाहिए, फूड चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, पैसा मनी चाहिए, हम आपको दे देते हैं, इसे हमें बाद में वापस करना है तो करना, नहीं तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। जहाँ पर हम पैसा देके क्या कर देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं और उसको दे देते हैं, तो क्या होती है, फॉरेन एड हो जाती है, एक प्रकार से मदद हो जाती है। तो सेम हम जब दूसरे देश को दे रहे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता होगा, तो वो किस में आ जाएगा, हमारे इसमें। तो बोरिंग में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, लोन मांगते हैं, और फॉरेन एडगेट में क्या होता है, जब सामने वाला कंट्री बिना किसी मतलब पूछे सामने से हमें हेल्प करता है। रिकवरी ऑफ लोन, सीधी सी बात है कि हमने किसी को लोन दिए, हमने कहीं से लोन लिया है, तो जैसे मान लो हमने IMF को लोन दिया, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, हम किसी कंट्री को लोन देते हैं, और जब कंट्री को लोन देंगे तो वो अपना पूरा पैसा हमें वापस कर देगा, तो किस में आ जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन के तहत आ जाएगा। लास्ट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है किसी कंपनी में पैसा निवेश करना। जैसे मान लो सरकार का क्या है, SBI मान लो बहुत बड़ी कंपनी है हमारे भारत की, 52 लाख करोड़ के आसपास है, और जिसमें क्या होता है, सरकार का रेवेन्यू कितना होता है, 57% सरकार का स्टेक है, तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 30 लाख करोड़। तो 30 लाख करोड़ क्या है, सरकार का पैसा है। तो मान लो सरकार ने इसको बेच दिया, और जो पैसा कमा लेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आपको याद होगा कि सरकार ने अपना एयर इंडिया सरकार ने क्या कर दिया, 18,000 करोड़ रुपए में किनको बेच दिया, रतन टाटा जी को। तो पहले एयर इंडिया किसका था, सरकार का था, अब सरकार ने बेच दिया किनको, रतन टाटा जी को। तो क्या हो जाएगा, ये उससे जो पैसा मिला किसमें आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, लास्ट। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करके प्लान करके रखते हैं, और क्या होता है, नॉन प्लान करके भी होते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आ जाएगा, कि भाई एक तो हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई हमें ये कंपनी खोलनी है, स्कूल कॉलेज खोलना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा आ जाएगा कि भाई हमने भी क्या करना है, किसी से लोन लिया है तो उसे लोन पे करना है, तो क्या बोलोगे, पेइंग डेप्ट बोलोगे। दूसरा, सरकार ने बोला कि चलो हमें करना है परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, लोन टू स्टेट एंड फॉरेन ग्रांट। ओके, तो यहाँ से मान लो क्या होती है, सरकार को खर्चा करना होता है कि चलो हम क्या करेंगे, एक स्कूल बनाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे। ये सब का क्या होगा, सरकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। और मान लो हमने क्या किया, सरकार को जो कहीं से लोन लिया होगा, वर्ल्ड बैंक, IMF से, तो उसको पूरा पैसा वापस कर दिया होगा, तो पेइंग किस में आ जाएगा, वो डेप्ट में आ जाएगा। मान लो सरकार ने कहीं पर जमीन खरीद ली, कोई मशीन खरीद लिया, मशीन बना लिया, जो आगे जाके इनको पैसा कमा के देने वाला है, किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और लास्ट में हम लोग क्या देख लेते हैं,
लोन टू स्टेट एंड फॉरेन ग्रांट। ये हमें देखना पड़ता है कि जैसे मान लो लॉकडाउन के समय बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या थे, पैसे नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया, उनको पैसे दिए होंगे कि दूसरे कंट्री को हम लोन के रूप में देते। जैसे पिछले साल क्या हुआ, श्रीलंका को हमने करीबन $300 बिलियन तक की हेल्प की, नेपाल को हेल्प करते हैं, बांग्लादेश को हेल्प करते हैं, मालदीव से भी भले रिश्ते खराब क्यों ना, बट इनको भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। पाकिस्तान को लोन देते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब उनको लोन देते हैं तो किसमें आ जाएगा, फॉरेन ग्रांट के रूप में आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जहां जहां सरकार खर्चा करेगी वो क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या किया, बजट को दो भागों में देख लिया है। एक तो होता है रेवेन्यू, जहां पर क्या होता है, हमें देखना होता है कि वो डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे फिक्स होते हैं कि ये तो हमें आना है और ये तो हमें जाना होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो रेवेन्यू रिसीव बोलेंगे, और उसी में क्या आ जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीव में अपन ने देखा था कि टैक्स में हमने देखा था इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। नॉन टैक्स में हमने क्या देखा था, जीएसटी देख लिया था, कस्टम ड्यूटी और हमारा एक्साइज ड्यूटी देखा था। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कि भाई जो सरकार सब्सिडी लाती है, स्कीम लाती है, डिफेंस देखा, सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप हो गया। उसके अलावा हमारा जो इंटरेस्ट पे करना होता होगा वो आ जाएगा हमारा। तो ये सब इसके अंदर आता है। कैपिटल रिसीव में हमने जो वैसे उधारी ली होगी, कहीं से हमने क्या किया होगा, किसी को पेमेंट किया होगा तो वो पैसा हमारा रिसीव हो गया होगा। इसके अलावा फॉरेन एड और ग्रांट हमने देखा होगा। हाँ, इसमें एक और आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है, और एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ओके, इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा हमें। और हमने कहीं से लोन लिया तो उसको लोन को हम वापस पे कर दे रहे, साथ में कोई जमीन वमीन खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, किसी को हमने खुद लोन दिया, तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारे कैपिटल बजट के तहत। तो आसान भाषा में देखिए तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में यही फर्क होता है कि भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए और वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर हमने आज की क्लास में देखा था कि बजट होता क्या है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें खर्चा करने के लिए क्या रहता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कौन जारी करता है, हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जारी करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे निर्मला सीतारमण जी है, और वो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनके द्वारा क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से बिल पास करना होता है। बिल पास करने के बाद ही हम क्या करते हैं, अपना जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से पैसा निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, मतलब जिन्होंने पहली बार बजट प्रेजेंट किया वो क्या थे, जेम्स विल्सन थे 1860 में। और आजाद भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शनमुगम शेट्टी। उसके बाद हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा बार 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई। उसके बाद इंदिरा गांधी क्या थी, फर्स्ट फीमेल यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाली फीमेल पर्सन थी, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण जी ने सबसे ज्यादा बार किया। और उसके बाद अपन ने ये कंपोनेंट्स देख लिए थे, इसका स्ट्रक्चर देख लिए थे। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।